हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब दो बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो जो फोर्स उस मोशन को अपोज करती है हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फोर्स विच अपोजेस relative motion between two objects is called frictional force। हम उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, रिलेटिव मोशन क्या हो सकता है? मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इस मार्कर और इस बोर्ड के बीच, मतलब बोर्ड तो वैसे स्टेशनरी है, मार्कर इसको हम रिलेटिव मोशन बोलेंगे। या दो ऐसे सरफेस के ऊपर ये कोई ऐसे ऑब्जेक्ट मूव करवा रहे हैं तो इसको भी हम रिलेटिव मोशन बोलेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपोज करे, मोशन को अपोज करे। जैसे आपने फील किया होगा कि हम किसी ब्लॉक को या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे फ्लोर के ऊपर जैसे इस तरह स्लाइड करें तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। मीन्स हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है उस ब्लॉक या उस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है, और उसी फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए हमें बहुत सारे उसकी एडवांटेज भी हैं और उसके डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे अगर मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहे हैं, जैसे ये ग्राउंड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही हमें हेल्प करती है वॉक करने में। जैसे वैसे तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज में पढ़ लेंगे, बट अभी इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेरा पैर है, फीट, ओके। कैसे चलूंगा मैंने अपने पैर से ग्राउंड को इस तरह पुश किया, मतलब मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। अगर इस ग्राउंड और मेरे पैर के बीच में फ्रिक्शन है तो मैं चल सकूंगा। अगर मान लो इसके और मेरे पैर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? मेरा पैर स्लिप हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन है तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमें चलने में मदद करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि आइस, बर्फ, उसके ऊपर चलना डिफिकल्ट होता है, या जब बारिश पड़ती है तो सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर चलना डिफिकल्ट होता है। मींस क्योंकि हमें स्लिपिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस टाइम फ्रिक्शन कम हो जाता है और स्लिप हो जाता है हमारा कोई भी व्हीकल है। तो इस तरह, या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर किसी ब्लॉक को स्लाइड कर रहा हूं, किसी सरफेस के ऊपर, ये कोई ब्लॉक है, इसको मैं फोर्स F से स्लाइड कर रहा हूं इस तरह, तो क्या होगा? इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है जो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है, तो उसी फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। हम स्मॉल f से जनरली डिनोट कर देते हैं, ताकि कैपिटल F हम अप्लाइड फोर्स बोल देते हैं। तो आपने एक चीज तो देख ली कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी ऑलवेज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वो ऑपोजिट होएगी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। या मैंने अपने पैर से ग्राउंड को पुश किया पीछे की तरफ इस तरह, तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे आई। मैंने इस तरह ड्रैग किया इस ब्लॉक को, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आई। तो इसकी डायरेक्शन है ऑलवेज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ओके। और एक इसकी और बात है, देखो ये ऑलवेज अलोंग द सरफेस आ रही है। ऐसे जैसे नॉर्मल एक्शन हमने क्या देखा था कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा,
मैंने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताया था। मैंने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जांपल लिखी थी। तो इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। जैसे एक छोटी सी और एग्जांपल है, जे अगर मेरे मार्कर और इस बोर्ड के बीच फ्रिक्शन ना होता तो मैं लिख ही नहीं सकता था। और इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फ्रिक्शनल फोर्स को ना हम जनरली तीन तरह में मतलब 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हम बोलते हैं कि 3 तरह की होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड किनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड किनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम 1 बाय 1 इन तीनों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की डिस्कशन करेंगे। इसको रब कर देते हैं पहले। ओके, हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे होएगी, किसी सरफेस के ऊपर बॉडी रेस्ट पे होएगी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। लेट्स सपोज कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर मैंने इस तरह कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह रख दिया। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही। तो इस टाइम पे इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अभी आपके दिमाग में आएगा कि जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो फ्रिक्शन कैसे ये पॉसिबल हुआ जब अप्लाइड फोर्स ही नहीं है। देखो, अगर मान लो सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच कोई फ्रिक्शन ना हो, मीन जीरो फ्रिक्शन है, तो ये ऐसे स्टेशनरी रह ही नहीं ना सकती। फिर तो ये ऐसे रख दिया और इस तरह कुछ ना कुछ ये अपनी मूवमेंट करती रहेगी। जैसे आइस के ऊपर आप बहुत सारा लेट्स सपोज आइस का सरफेस आप खड़े हो जाओ तो आप प्रॉपर खड़े नहीं हो पाओगे, आप स्लिप होते ही रहोगे। चाहे आप मूव करने की कोशिश करो चाहे ना करो, आप स्लिप होगे। तो किसी चीज को रेस्ट में रखने के लिए भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो हमें चाहिए। तो उस टाइम जब बॉडी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट पे है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है उस बॉडी और उस सरफेस के बीच हम उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सीधे लिख लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, बॉडी का सरफेस और ये वाला सरफेस, बिटवीन टू सरफेसेस when there is no relative motion, no relative motion। रिलेटिव मोशन, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सरफेस तो रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स भी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये रख दिया, इसको भी मूव करवा दिया और इसको भी मूव करवा दिया, इस पे अलग फोर्स लगा दी, इस पे इस तरह, तो दोनों ही मूव कर रही है ना, तो इसीलिए मैंने टर्म यूज किया है रिलेटिव मोशन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से ही रिलेटेड है। थोड़ा किनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। पहले लिख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
maximum value of static friction is called limiting friction. चलो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं. लेट्स सपोज ये कोई ब्लॉक है. मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर, इस केस में मैंने क्या किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैंने मैक्सिमम वैल्यू फिक्स कर ली. लेट्स सपोज वो है मैंने फिक्स कर ली, लेट्स सपोज 40 लगा लो. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू मैंने 40 कंसिडर कर ली. मींस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मैंने क्या किया, मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी. आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉक्स या बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे आपने उसको पुल करने की कोशिश की तो वो मूव नहीं करते अपनी जगह से, स्पेशली हैवी ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि इस टाइम क्या है, मेरी फोर्स 20 न्यूटन है, बट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक की कितनी है 40, बट फ्रिक्शनल फोर्स कहां तक मैक्सिमम आ सकती है 40 तक आ सकती है. मेरी फोर्स उससे कम है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी. तो मुझे क्या करना होएगा, पहले अपनी फोर्स को 40 से एक्सीड करवाना होएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 40 तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो 40 तक इंक्रीज करता रहेगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक चीज बता दूं, दिस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये अपने आप को हमारी फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा. अगर मैंने 40 से अभी एक्सीड नहीं किए मैंने 20 लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 है, मैंने 30 कर दिया तो ये 30 हो गया, मैंने 35 कर दिया तो ये 35 हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन. ये अप्लाइड फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू. मैंने 39 कर दिया तो ये 39 हो गया. अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी फोर्स जो है वो 45 कर दी. मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी कर दी 45. तो बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन अब कितना होएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी होएगी आपके दिमाग में? जिनके दिमाग में 45 आ रहा है वो गलत है. स्टैटिक फ्रिक्शन 40 होएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जहां तक फ्रिक्शनल फोर्स जा सकती है दैट इज 40. एंड आपने देख रहे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक बढ़ सकता है, कहां तक इंक्रीज कर सकता है 40, क्योंकि मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है 40. अभी अगर 40 से मेरी फोर्स एक्सीड हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. कितनी फोर्स से मूव करने लगेगा 5 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि 40 न्यूटन तो मेरी इसको ओवरकम करने के लिए ही यूज हो गई. तो नेट मैंने 45 लगाई है, तो अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद द नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. तो अभी आपको सेल्फ स्टैटिक और लिमिटिंग समझ आ गया होगा. एक ही चीज है, लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर हम ग्राफ में यहां पे बनाऊं, चलो ये समझ आ गया होगा. अभी किनेटिक भी लिखते हैं और एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं. ओके, किनेटिक फ्रिक्शन क्या है? अभी आपने देख लिया कि मेरी जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर गई, जहां तक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ सकती थी. तो अभी मेरी ऑब्जेक्ट मूव करने लग गई. जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ गई, एट दैट टाइम उस ऑब्जेक्ट और उस सरफेस के बीच कितना फ्रिक्शन है, उसी को हम बोलेंगे किनेटिक फ्रिक्शन. किनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया फिर? किनेटिक फ्रिक्शन when there is a relative motion between object and surface. when या कोई भी when there is a relative motion between two objects, उस टाइम पे जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दैट टाइम,
at that time is called kinetic friction, ओके। अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच। मैंने वाई एक्सिस पे सपोज कर ली ये ग्राफ है इस तरह। लेट्स सपोज मैंने वाई एक्सिस पे सपोज कर ली फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, और एक्स एक्सिस पे मैंने सपोज कर ली अप्लाइड फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ओके। जैसे जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स, आप देख रहे थे कि मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 कर दिया था। तो जैसे जैसे मैं 40 तक अपनी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करता गया, उसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ही होती गई। जैसे 30 था तो वो 30 हो गया, 32 था वो 32 हो गई। कहाँ तक वो इस तरह प्रोपोर्शन में चलेगी? मैक्सिमम वैल्यू तक। लेट्स सपोज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं यहाँ तक जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स और मेरी अप्लाइड फोर्स है वो इस तरह प्रोपोर्शन में रहेंगी। जैसे जैसे मेरी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होएगी उसी तरह मेरी फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होएगी। उसके बाद क्या किया, स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने क्या बोला था कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, हमारी अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो फोर्स है, ये जो आपको दिख रहा है, हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। इस तरह ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये वाला जो रीजन आ गया, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगी लिमिटिंग के बाद, और किनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और आपको एक चीज याद रखें कि किनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा लिमिटिंग से कम होता है जब ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में आ जाती है इस तरह। तो ये थोड़ा सा नीचे बनेगा और इस टाइम पे जो फोर्स है स्ट्रेट लाइन बनेगा, दिस इज किनेटिक फ्रिक्शन। हम इसको लिख सकते हैं किनेटिक फ्रिक्शन, ओके। यहां तक क्लियर हो गया आपका? ओके, आगे चलते हैं हम लॉज ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं। अभी इसका फॉर्मूला आएगा F = म्यू इंटू एन। वो कैसे आया और क्या इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। लॉज ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन, लॉस ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। बस 2-3 बातें हैं इसमें। फर्स्टली क्या है, हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन जो है, दैट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे? किसी ऑब्जेक्ट का कोई वेट है, जितना उसका वेट ज़्यादा होएगा, उसको किसी सरफेस के ऊपर रख दिया या मूव कर रही है, जितना उसका वेट ज़्यादा होएगा उतना ही ग्राउंड की तरफ से हमें नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किनेटिक के लॉज कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे ये ज़्यादा होएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होएगी, ओके। अभी ये जो है ना एरिया इंडिपेंडेंट है, ये जो है एरिया इंडिपेंडेंट है, इसको समझो। एरिया इंडिपेंडेंट मींस मान लो 100 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक केस में मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं और किसी सरफेस के ऊपर, और एक केस में मैं उसको ऐसे लेके जा रहा हूं, इस तरह, इस तरह। डिफरेंस समझ रहे हो ना? एक केस में मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, एक केस में मैं ऐसे लेके जा रहा हूं। तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि मुझे इक्वल फोर्स से ही लेके जाना पड़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में और इस केस में सेम होएगी।
क्योंकि ये एरिया इंडिपेंडेंट है। यहां पे जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी इस केस में भी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी। ओके, थर्ड हम इसको अभी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके मैं यहां पे लगा दूंगा कोई म्यू, लिख दिया मैंने म्यू इंटू एन। दिस म्यू इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ किनेटिक। अगर किनेटिक की बात कर रहा हूं तो इसको मैं लिख देता हूं कॉफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के एक ही वैल्यू आप लिख भी सकते हो, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी तरह जैसे मैंने किनेटिक फ्रिक्शन के लॉज बताए, सेम ही लॉज हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग या लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बस उसमें कॉफिशिएंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन है, वहां पे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।